बड़ी खबर के साथ बात सोनाली फोगाट मर्डर केस की। देखिए, सोनाली फोगाट मौत मामला जांच का आज 7वां दिन सोमवार देर शाम नोएडा पहुंची पुलिस टीम और लगातार पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो सोनाली फोगाट मर्डर मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। जांच का आज 7वां दिन है और उसी के साथ अब 3 जगह यानी कि रोहतक, हिसार, गुरुग्राम के बाद अब नोएडा में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। नोएडा सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में सोनाली का फ्लैट है। गोवा पुलिस की गुरुग्राम में जांच पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब इस फ्लैट में भी जांच पड़ताल की जाएगी। बता दें, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में जांच पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब नोएडा का जो सेक्टर 52 है, जहां पर सोनाली फोगाट का फ्लैट था, वहां पर अब गोवा पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल की जाएगी और उस फ्लैट में रहने वाले तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। मेरे सहयोगी विनय का हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आज 7वां दिन इन्वेस्टिगेशन का है और जो सोनाली फोगाट है उसका नोएडा में जो फ्लैट है वहां पर भी तहकीकात आज होगी। जरा पूरा अपडेट इस पर, क्या क्या आज होने वाला है? देखिए, गोवा पुलिस का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि राज अभी खुले नहीं हैं। अभी तक जो जांच गुरुग्राम और सोनाली फोगाट के घर हिसार में हो रही थी, रोहतक में हो रही थी, वो जांच अब नोएडा तक पहुंची है। कल देर शाम गोवा पुलिस की एक टीम नोएडा के उस फ्लैट में पहुंची जो सोनाली फोगाट का है। हालांकि सोनाली फोगाट ने वो फ्लैट किराए पे दे रखा है, तो जिसको किराए पे दिया है उस किराएदार से गोवा पुलिस ने गहन पूछताछ की। बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे की पूछताछ हुई और इस पूछताछ में कई सवाल पूछे गए, मसलन कि किसने इस फ्लैट को किराए पे दिया, क्या कोई ब्रोकर बीच में था, अगर ब्रोकर बीच में था तो अब उस ब्रोकर से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा मुख्य सवाल ये पूछा गया कि जो किराया जाता है रेंट का, क्या सोनाली फोगाट के अकाउंट में जाता है या किसी और के अकाउंट में जाता है, कब से फ्लैट में रह रहे हैं, क्या सोनाली फोगाट से आप डायरेक्ट टच में थे, सोनाली फोगाट का इस फ्लैट में आना जाना था। ये तमाम सवाल उस किराएदार से पूछे गए हैं जो नोएडा में स्थित सोनाली फोगाट के फ्लैट में किराए पे रह रहा है। गोवा पुलिस चूंकि इस मामले में गहन जांच कर रही है, सुधीर सांगवान मुख्य आरोपी है। ये कहा जा रहा है सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से कि सुधीर सांगवान की नज़र सोनाली फोगाट की दौलत पे थी, इसीलिए ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसलिए गोवा पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। नोएडा के फ्लैट की जानकारी, तो उसमें बहुत सारे एंगल सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया है, उस एंगल से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल भी इसमें माना जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि परिवारजन अभी भी संतुष्ट नहीं है जो भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आज 7वां दिन है, लेकिन उससे पिछले दिनों भी हिसार, रोहतक, गुरुग्राम में भी इन्वेस्टिगेशन हुई। ने जरा बताएं क्या क्या हाथ लगा है और उन तमाम चीजों को देखते हुए जांच अधिकारी अब किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए, अभी जो भी जांच हो रही है, चूंकि जब गोवा पुलिस सबसे पहले हिसार पहुंची, हिसार में वहां पे गहन पूछताछ की, वहां सोनाली फोगाट के परिवार से भी पूछताछ की गई। फिर उसके बाद रोहतक, चूंकि सुधीर सांगवान का घर रोहतक में है तो वहां रोहतक में भी पूछताछ की गई। गुरुग्राम में एक फ्लैट जो कि सुधीर सांगवान में किराए पे ले रखा है, वहां पे ये कहा गया कि सोनाली फोगाट जब गोवा के लिए निकली तो वहीं से लास्ट टाइम उनको देखा गया था, तो इसलिए उस फ्लैट में भी, गुरुग्राम के फ्लैट में भी गई। बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ दस्तावेज और कुछ जो सामान है वो गोवा पुलिस अपने साथ ले गई है। आस पड़ोस के लोगों से, गुरुग्राम की जो सोसाइटी में जहां सुधीर सांगवान ने फ्लैट किराए पे ले रखा था, वहां के आसपास के लोगों से भी पूछा। कल जब नोएडा पहुंची गोवा पुलिस तो वहां पे किराएदार के साथ साथ जो आसपास के जो लोग हैं सोसाइटी के, उनसे भी गोवा पुलिस ने जांच की है। उसके बाद जांच के बाद वापस गुरुग्राम बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस पहुंच चुकी है। अब गुरुग्राम में देखना है कि क्या अभी उनकी तफ्तीश और जारी रहती है या फिर कहीं और का रुख किया जाता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि गोवा पुलिस अभी और पूछताछ कर सकती है इस मामले में, क्योंकि सुधीर सांगवान के साथ साथ क्या कोई और अन्य आरोपी भी था। मुख्य मकसद क्या सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद है या कोई और विवाद है या कोई और वजह या फिर कोई और साजिश, ये तमाम सवालों के जवाब अभी भी गोवा पुलिस ढूंढ रही है। गोवा पुलिस को जब तक सवालों के जवाब नहीं मिल जाते वो इसी तरह जांच करेगी।
हालांकि सोनाली फोगाट का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की तरफ से भी ये कहा गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, लेकिन गोवा पुलिस चूंकि अभी तक जांच कर रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जब गोवा पुलिस जांच कर रही है और अगर उसकी जांच से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है या परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। लेकिन अभी गोवा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो कड़ियां जुड़ी हैं उस कड़ियों को पूरा सुलझाया जाए, गुत्थी को सुलझाया जाए। मुख्य मकसद को लेकर लगातार अटकलें लग रही है कि क्या सिर्फ सुधीर सांगवान ही साहत्याकांड में शामिल है, मुख्य आरोपी वही है, क्या सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद ही है या फिर इसके पीछे कुछ और राज है। रूप में सुधीर सांगवान को देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे और कितने लोग जुड़े हुए हैं, किसने पूरी साजिश को रचा, उसको लेकर भी सवाल बरकरार। लेकिन फिलहाल जब बात इन्वेस्टिगेशन की हो रही है तो विनय मैं ये भी जानना चाहूंगी, गुरुग्राम में इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है और अब जब सेक्टर जो है 52 की हम बात करें, जो नोएडा में फ्लैट, वहां तक कब पुलिस जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? आज ही ये इन्वेस्टिगेशन होनी है, गोवा पुलिस कब तक रवाना होगी, उसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, कल शाम को नोएडा पहुंची थी गोवा पुलिस और लगभग 1.5 से 2 घंटे की पूछताछ के बाद वापस गुरुग्राम पहुंची। अब आज का जो शेड्यूल है, माना जा रहा है कि गुरुग्राम में भी कुछ और पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ ये गोवा पुलिस की एक टीम हिसार की तरफ रवाना हो सकती है। हालांकि अभी जो शेड्यूल है गोवा पुलिस का वो साफ नहीं हुआ है, क्योंकि गोवा पुलिस अभी अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। क्या जो गुरुग्राम गई थी पुलिस, वहां पे जांच पूरी हो चुकी है, ये भी एक सवाल है। अगर गोवा पुलिस को लगता है कि और पूछताछ करनी है तो फिर से वो गुरुग्राम स्थित फ्लैट पर जा सकती है, हिसार और रोहतक में भी जा सकती है। नोएडा में जिस किराएदार से पूछताछ हुई, ये माना जा रहा है कि जो किराएदार से पूछताछ हुई वो संतुष्ट है गोवा पुलिस उसके सवालों के जवाब से। अगर फिर से उस किराएदार से पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो उस किराएदार को फिर से गोवा पुलिस बुला सकती है या गोवा पुलिस की टीम वापस नोएडा जा सकती है। अभी चूंकि जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि गोवा पुलिस का अगला रुख क्या होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी फिर से हो रही है, सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि जिस जगह पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रखी है वहां से हाथ क्या लगा है, कौन से सबूत मिले हैं, क्या जो ये गुत्थी सुलझाने की बात हम कर रखे हैं उससे कोई तार जुड़ता नजर आ रहा है। 52 की हम बात करें, सेक्टर 52 नोएडा की, वहां जब इन्वेस्टिगेशन हुई, विनय, आसपास के लोगों से पूछा गया, क्या ये अपडेट मिल पाया कि जो सुधीर सांगवान है क्या उसका भी वहां पर आना जाना रहा है, या वहां जो लोग रह रहे हैं कभी उन्होंने उसे देखा हो सोनाली फोगाट के साथ, या वो अलग से वहां पर जाता रहा हो, ऐसा कोई अपडेट? देखिए, जब नोएडा पहुंची गोवा पुलिस, वहां पे पूछताछ की तो गोवा पुलिस ने हालांकि मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की, लेकिन ये बताया गया कि कई अहम सवाल यहां पे पूछे गए, क्योंकि जाहिर तौर पे बात है कि अगर वो फ्लैट सोनाली फोगाट के नाम पे है तो पुलिस ये भी जानना चाह रही थी कि यहाँ पे कौन कौन आता रहा है, क्या सोनाली फोगाट कभी खुद भी आई हैं, उनके साथ साथ कौन आया है। सबसे अहम सवाल कि आखिरकार रेंट किसको जाता था, क्या सोनाली फोगाट के अकाउंट में सीधा रेंट जा रहा था या किसी और के अकाउंट में रेंट जा रहा था, क्या सोनाली फोगाट से किराएदार सीधा टच में था या फिर बीच में कोई और ब्रोकर था या फिर कोई और व्यक्ति था। इन सभी सवालों के जवाब गोवा पुलिस ने किराएदार से लिए हैं। हालांकि गोवा पुलिस ने अभी मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन जिन सवालों के लिए गोवा पुलिस नोएडा पहुंची थी, माना जा रहा है कि सभी सवालों पूछे गए हैं किराएदार से अभी, क्योंकि अगर गोवा पुलिस को किराएदार से और पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो फिर से वो नोएडा आ सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नोएडा में जो उनके सवाल थे वो पूरे हो चुके हैं। अब अगला रुख, क्योंकि अभी जांच का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि जब गुरुग्राम पहुंची थी गोवा पुलिस तो जो परिवार है वो उनके साथ लगातार संपर्क में था, बातचीत भी हुई, क्योंकि उनकी भी पूरी नजर है कि क्या गंभीरता से जांच हो रही है। अब जहां जहां इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या उनके परिवार का पूरा लिंक उनके साथ रहेगा, वहां मौजूद रहेंगे, या सिर्फ गोवा पुलिस जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी? देखिए, जांच का जो दायरा होता है वो किसी भी अपराध को लेकर एक गहन दायरा होता है, तो जरूरी नहीं है कई जगह पर गोवा पुलिस, क्योंकि ये बड़ा उलझी हुई गुत्थी है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जरूरी नहीं है कि गोवा पुलिस हर जांच के लिए सोनाली फोगाट के परिवार को साथ ले जाए, क्योंकि कुछ जांच ऐसी भी होती है जिसको हर किसी से साझा नहीं किया जाता है, शेयर नहीं किया जाता है। सोनाली फोगाट का परिवार उन्हीं जगह पे साथ गया है जहां पे सोनाली फोगाट की संपत्ति है, लेकिन जांच का दायरा चूंकि बहुत बड़ा है और कई पहलू, कई सबूत ऐसे होते हैं जिनसे जांच का दायरा बहुत बड़ा, भी बहुत से इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अभी भी बाकी है। ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अब खबरों में आगे बढ़ते हुए फतेहाबाद से बड़ी जानकारी। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रोडवेज की बस ने ड्यूटी पर जा रही महिला टीचर को कुचला। स्कूटी पर सवार थी महिला। हादसे में महिला टीचर की दर्दनाक मौत हो गई। हुड्डा सेक्टर गांव भड़ोला वाली स्कूल जा रही थी महिला टीचर और जहां पर यह हादसा हुआ है। और देखिए बहुत बड़ी लापरवाही भी और उसी के साथ जो है ये भी जानकारी मिल रही है कि जैसे ही ये जो है भिड़ंत हुई है उसके बाद महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। जसपाल हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। जसपाल, क्या कुछ अपडेट मिला है, जरा बताएं कैसे हादसा हुआ और उसके बाद अभी तक की क्या जानकारी? के पास का ये पूरा मामला है जहां पर एक रोडवेज की बस जा रही थी तो अचानक से एक स्कूटी सवार महिला है वो सामने आ जाती है और उसमें स्कूटी सवार महिला को है वो रोडवेज बस है वो कुचल देती है। तो ये महिला जो बताई जा रही है वो एक सरकारी स्कूल की टीचर है जो कि हुड्डा सेक्टर से बड़ौला वाली गांव जा रही थी। तो अचानक से किसी प्रकार से उनका संतुलन बताया जा रहा है कि बिगड़ा है और वो स्कूटी है वो उसके साथ आ गई और महिला की जो है मौके पर मौत हो गई, जिसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई है और पुलिस अब जांच करी है कि आखिर इस घटना के अंदर जो दोषी है वो कौन है। ठीक है जसपाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें और उसी के साथ लगातार ये भी जांच की जा रही है कि आखिर मुख्य दोषी कौन है और उसी के साथ लापरवाही ये पूरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि पहले भी कहा जाता है कि जब भी हम सड़कों पर अपने वाहनों को लेकर निकलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का जो है पालन करना जरूरी है। तेज रफ्तार में अपने वाहनों को ना चलाएं, नहीं तो आप भी इस तरह के हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि महिला टीचर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। हुड्डा सेक्टर गांव जो है भड़ोला वाली स्कूल ये महिला टीचर जा रही थी, उसी समय यह हादसा हुआ। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच मेवात से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 वर्षीय छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मेवात से जानकारी, जहां मदरसा में पढ़ने वाली छात्र का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 11 साल का समीर उर्दू अरबी की पढ़ाई कर रहा था। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। लेकिन उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मदरसा में ये 11 साल का छात्र समीर उर्दू की पढ़ाई कर रहा था और उसी के साथ अब मौत के बाद तरह तरह की चीजें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो है हत्या की गई है और ये कहा जा रहा है और उसी के साथ 11 साल के छात्र का शव मिलने से इलाके में भी हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही जो इलाके में सैकड़ों लोगों का मदरसा में तांता लग गया और मृतक समीर मदरसे से शनिवार 5 बजे से गायब था। और देखिए खास बात यह है कि शव मदरसा की जामा मस्जिद में ही मिला है। सूचना मिलते ही नूह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है उषा कुंडू वहां पर पहुंची है पुलिस बल के साथ और उसी के साथ फोरेंसिक टीम ने भी जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया आपका इकबाल लड़का निकल गया, घर से लापता है, कोई मदरसा से निकल गया है, लापता है और उसको ढूंढ चारी कर। मैं ढूंढा उसको तो कहीं नहीं मिला मेरे को, पूरा रात ढूंढा, पूरे गांव वाले ने ढूंढा, बेचारे ने, पड़ोसी ने ढूंढ, कहीं नहीं मिला। मौलाना बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं, बेचारा बोल रहे हैं मैंने ढूंढा है, सब चले ढूंढा है, हमको तो कहीं नहीं मिला। फिर ढूंढते हम इसको मदरसा में ओजू दूसरे दिन आए हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच अंबाला से बड़ी खबर, सिविल अस्पताल से फरार कैदी गिरफ्तार। देखिए ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, अंबाला में अस्पताल के शौचालय से कैदी फरार हुआ था जिसे गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं जा पाया। पुलिस की 3 टीमों ने मात्र 24 घंटे के अंदर ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। फरार कैदी जो है मंजी साहिब गुरुद्वारा में गिरफ्तार किया गया और हरियाणा के अंबाला में पुलिस को चकमा देकर ये सिविल अस्पताल के बाथरूम से फरार हुए बंदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर काबू कर लिया है। फरार हुए बंदी को पकड़ने के लिए सीआईए सहित 3 टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही थी, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बंदी को गिरफ्तार कर लिया। कल जैसे आप लोगों को सूचना हमने दे दी थी, एक अवालाती था जो जेल प्रशासन द्वारा एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल में और शाम को वो बाथरूम के बहाने से जब उसको गार्ड जो हमारा ड्यूटी पे था उसको लेके गया था तो बाथरूम के अंदर कोई रास्ता था, पाइप वहाँ से वो निकल गया था, पाइप चढ़ के छत के रास्ते से। उसके खिलाफ रात हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था। जो उसके बाद एसपी साहब के निर्देश पे 3 टीमें बनाई गई थी उसकी तलाश के लिए।
तो उसकी काफ़ी तलाश की गई है और 24 घंटे के अंदर अंदर ही हमने उसकी तलाश कर लिया और उसको पकड़ लिया गया। अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए सूर्य समाचार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। इनेलो नेता अभय चौटाला 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जयंती पर फतेहाबाद में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उसके लिए एक रैली का भी प्रबंध किया गया है, जिसमें प्रदेश के हर जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा रैली में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार प्रदेश के हर जिले का दौरा कर 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर होने वाली रैली का न्योता देकर इनेलो पार्टी की ताकत का प्रदेश में एहसास कराने में लगे हुए हैं। अभय चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता के साथ विश्वासघात करने में लगी है। साथ ही अभय ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रही है और इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। आज इस देश के अंदर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी के एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने, जो मोर्चा बनने के बाद लोगों में एक भरोसा जीतने का काम करे। लोग आज कांग्रेस की तो आपसी कड़े की वजह से दुखी है और भाजपा के गलत निर्णयों की वजह से लोग आज भाजपा से किनारा कर रहे हैं। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा, जिसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। पूरे देश के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए उनके सामने आज कोई ऐसा विकल्प नहीं है तीसरा, जिसकी वजह से लोग कहीं इकट्ठे होकर के अपना वोट उनको डाल करके सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। चौटाला साहब का प्रयास रहा है हमेशा कि तीसरा मोर्चा बने और हम उम्मीद करेंगे कि इस चौधरी साहब के जन्म दिवस पे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में। जनता दल का गठन किया था, भाजपा को साथ जोड़ा था और मिलकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। आज भी उसी किस्म के हालात है, लोग बदलाव चाहते हैं। अभय चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में इनेलो पार्टी प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में सोमवार को हिमाचल कांग्रेस की बैठक हुई है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की इस बैठक के बाद हमारे संवाददाता विनय सिंह ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की। हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक, जो कि चुनाव समिति की बैठक थी, वो खत्म हो चुकी है। हमारे साथ हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी है। मैम, लगातार हमने देखा 5 घंटे की मैराथन बैठक चली। क्या इस चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई? क्या किसी के नाम फाइनल हुए? कितनी अहम माने इस बैठक को? ऐसे है, अब हम प्रेस को तो नहीं बता सकते कि क्या फाइनल हुआ और क्या नहीं फाइनल हुआ। क्या हुआ इस बैठक? पर इतना जरूर मैं कह सकती हूँ कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे चर्चा हुई। सभी के जो विचार थे और जो शॉर्ट लिस्ट की गई उसको हम
CWC में, मतलब इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन CEC, उसमें हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करके हमने आगे भेजा है। एक चीज पूछना चाहूँगा, कितने लोगों ने आवेदन किया होगा, लगभग एक आइडिया, कितने शॉर्टलिस्ट हो पाए हैं, क्या क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्ट का, ये बता दीजिए। जो सभी ने अपना अपना इनपुट दिया, जो कहते थे कि भाई ये ठीक है, इसको कंसिडर किया जा सकता है, सभी के व्यू पॉइंट हमने लिए और उसी में वो शॉर्ट लिस्ट हुए वो नाम, और उनको ही हमने आगे प्रेरित किया। कितने शॉर्टलिस्ट हुए होंगे 68 सीटों के लिए? अब इतनी तो मैंने गिनती नहीं की कि कितने हुए और कितने नहीं हुए, पर जितने भी हुए वो आगे भेजे गए। और जो हमारे सिटिंग MLAs हैं उनके नाम हमने विदाउट एनी डिस्कशन उनको फॉरवर्ड किया। सिटिंग MLA है, उनको कंफर्म जो है रिपीट किया? कंफर्म नहीं, वी हैव सेंडेड दैट आल्सो टू दैट कमेटी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाते हैं उनके नाम, वो भी जाएंगे। हमारे पूर्व में जो अध्यक्ष रहे पार्टी के उनके भी जाएंगे, और जो हमारे AICC के सेक्रेटरीज हैं उनके भी जाएंगे। एक सवाल कि कई नए चेहरे भी इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस के टिकट के लिए, तो उनके लिए क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या उनको भी मौका मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो विनेबिलिटी है। जो सीट को निकाल सकता है, नए हैं या पुराने हैं, सबको उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जो जीतने की क्षमता रखते हैं। जो जीतता हुआ कैंडिडेट है उसको कंसिडर किया जाएगा, उनको। बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार हिमाचल में इतिहास बदलेगा, रिपीट होगी बीजेपी, क्या कांग्रेस इस रणनीति के खिलाफ कुछ तैयारी कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भाजपा के लोग इस तरीके की बात करते हैं ना, हम रिपीट करेंगे और हम ये करेंगे, दैट इज इररेलेवेंट। आप बच्चे को पूछो, बड़े बुजुर्ग किसी को भी, राह चलते को भी पूछ दो, तो लोग इतने दुखी आ चुके हैं बीजेपी की सरकार से, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, सभी ने अब मन बना रखा है कि हमको मौका मिलेगा, हम उस वक्त की इंतजार कर रहे हैं, हम वोट के जरिए से कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाएंगे। आनंद शर्मा जी आज बैठक में थे, वो हालांकि कुछ दिनों से पहले नाराज भी थे। नहीं, नाराज रोज कुछ नहीं थे, ठीक है, उन्होंने अपने विचार रखे। हाँ, अपने विचार रखे, बट यू कांट से नाराज थे। ही केम इन दिस मीटिंग, ही सैट विद अस, ही टुक पार्ट इन द मीटिंग, सो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने कुछ बातें थी जो हमारे सामने रखी और वी हैव कंसिडर्ड दैट। एक और सवाल कि मैम, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, बीजेपी को देखकर ही रणनीति बना रहे हैं आप लोग, कि आम आदमी पार्टी को देखकर भी कोई रणनीति बन रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में कोई बहुत बड़ा प्रभाव है या कोई बहुत बड़ा इफेक्ट डालने जाएगी। ये बात ठीक है कि पंजाब के इलेक्शन के बाद उनको ऐसा लगता था कि अब अगर हम हिमाचल में एंट्री करेंगे तो यहाँ भी एक मकाम को पाएंगे, पर ऐसा सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद ये चर्चा सब में चली गई और सभी को ये पता था कि आम आदमी के बड़े नेता, चाहे केजरीवाल आए, चाहे पंजाब CM आए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने भीड़ दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए बाहर से लोग लाए हैं और वो लोग भी समझते हैं, लोग भी जानते हैं। बट मुझे लगता है कि ऐसे तो मैंने भी पूरा हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कोई थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट डालने की क्षमता किसी भी क्षेत्र में रखती है। एक सवाल और कि प्रधानमंत्री भी जल्दी हिमाचल का दौरा करने वाले हैं, क्या उसका असर पड़ेगा कुछ चुनावों में? देखिए, अभी पिछला जो साल था या इसी साल प्रधानमंत्री 3 दौरे कर चुके हैं, धर्मशाला, मंडी, शिमला, और तीनों मीटिंग्स में उन्होंने ना बेरोजगारी की बात की और ना ही उन्होंने महंगाई पर बात की। ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहे हैं कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं महंगाई कम करूँगा, मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं 2 लाख बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। अब आ गए हैं आप सत्ता में, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास दिलाया, लोगों ने आपको चुन कर लाया, लोगों ने आपको प्रधानमंत्री तक बना दिया, इससे ज़्यादा और क्या दे सकती थी जनता आपको? पर फिर भी आपने इन अहम मुद्दों पर ना एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो ये दावे के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज जब प्रधानमंत्री मंडी आए थे, मैं वहाँ भी थी, धर्मशाला आए थे और शिमला में भी आए थे, पर मैं सुनना चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी अपने वचन पर कितना अडिग रहते हैं। पर मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि जिस व्यक्ति ने बेरोजगारी के नाम पर ये कहकर कि 2 लाख बच्चों को एक साल में 2 करोड़, हाँ, एक साल में पूरे भारतवर्ष में रोजगार दूंगा, तो आज तो 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो 16 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, पर यहाँ मुझे नहीं लगता कोई 16,000 बच्चों को भी रोजगार मिला होगा।
तो हिमाचल कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक पूरी हुई है। इस बैठक में उन नामों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है जिनको टिकट दिए जाने की संभावना है। इस शॉर्टलिस्टेड को आगे चुनाव समिति अपनी अगली जो कमेटी है उसको भेजेगी, उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद कहीं जाके देखना होगा कि किसको कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की छापेमारी। 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी ईडी ने की है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। 30 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी हुई है, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम में भी ईडी की रेड और लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में भी रेड डाली गई। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विनय सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ है। विनय, जरा पूरा अपडेट दे। लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां छापेमारी हुई, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 30 जगह पे छापेमारी हुई है और अभी भी कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। दिल्ली में अभी ईडी की जो टीम है, समीर महेंद्रू जो कि आरोपी है, एक अन्य आरोपी है आबकारी घोटाले मामले में, तो उस समीर महेंद्रू के घर पे अभी रेड चल रही है। और चूंकि अभी फरीदाबाद, गुरुग्राम, बेंगलोर और ऐसी 30 अलग अलग जगहों पे आबकारी नीति को लेकर छापेमारी हुई है, कई जगह छापेमारी चल रही है। यानी कि ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर ईडी ने एफआईआर की थी, जिसमें कई लोगों को आरोपी बनाया था और अब उनके जहां जहां तार है, जहां जहां लिंक है, वहां पर कोशिश जारी है ईडी की और छापेमारी जारी है। आपको ये भी मुख्य बात बता दूं कि जिन 30 जगहों का जिक्र यहाँ ईडी द्वारा किया गया है, उसमें फिलहाल मनीष सिसोदिया का जो आवास है वो शामिल नहीं है, लेकिन जो अन्य आरोपी हैं उनके जहां जहां तार है, जहां जहां जिनके संपर्क मिल रहे हैं, वहां पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी की तरफ से ये जारी किया गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तकरीबन 30 जगहों पर अभी हो चुकी है जो है छापेमारी। इसका अगला टारगेट ईडी का क्या है? देखिए, अब चूंकि छापेमारी चल रही है तो जाहिर तौर पे बात है कि कुछ ना कुछ कोशिश रही है कि क्या यहाँ पे वजह रही है छापेमारी की, क्योंकि जब लिंक हुए हैं किसी ना किसी जरिए या किसी तरह का इनपुट आता है तब यहाँ पे एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती है। अब देखना होगा कि जहाँ तक जिन जगहों पे छापेमारी हो चुकी है या फिर जहाँ पर अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है, वहाँ पर क्या ईडी लेकर जाती है, क्या दस्तावेज लेके जाती है, क्या कुछ मिलता है। जिन लोगों के घर पे छापेमारी चल रही है उनसे भी पूछताछ हुई है। और इसके अलावा, क्योंकि इससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी इस छापेमारी को राजनीति रंग दे चुकी है, राजनीतिक द्वेष बता चुकी है, लेकिन ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। जी चलिए विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में रेड डाली गई है। दिल्ली, गुरुग्राम में भी छापेमारी हुई। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें 30 ऐसी जगह जहां पर ईडी ने छापेमारी की और देखिए पुरजोर कोशिश यही है कि हर जगह पर तमाम पहलुओं से ईडी जांच करेगी। हालांकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो लगातार ईडी की इस इन्वेस्टिगेशन और इस छापेमारी पर सवाल भी उठाते रहे हैं। खासकर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में उसको लेकर सवाल उठाए गए और उसको राजनीतिक एंगल देने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी भी लगातार ईडी की ये इन्वेस्टिगेशन, छापेमारी जारी है।